सर 3 डायमेंशनल यूनिट सेल तक हुआ था। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल तक हो गया था। हाँ सर 3 उसका जो डायमेंशनल, सर ये जो 3D यूनिट सेल बताए ना सर आप, हाँ, उसमें अल्फा बीटा और गामा जो एंगल बताए सर, वो समझ में नहीं आया, वो कैसे? अल्फा बीटा और गामा एंगल मतलब वो लेंथ विड्थ और हाइट के बीच में एंगल है ना। अल्फा एंगल हो गया लेंथ और ब्रेथ के बीच में, बीटा हो गया ब्रेथ और हाइट, और गामा हो गया लेंथ और हाइट के बीच में। टोटल 6 पैरामीटर्स होंगे ना अगर 3D में तुम एज्यूम करोगे, जैसे क्यूब ही एज्यूम करो, तो क्यूब में भी तो टोटल तुमको अगर मान लो वहां तो सारा चीज सेम रहता है, लेकिन फिर भी अगर अलग अलग रहता है तो पैरामीटर तो 6 लगते हैं ना। वहां पे अल्फा ये ए बी और सी जो लेंथ होता है, विड्थ होता है और जो हाइट होता है, वो तीनों सेम होता है ना। और वहाँ एंगल जो होता है अल्फा बीटा और एंगल तीन, अल्फा बीटा और गामा, 3 एंगल्स का जरूरत पड़ेगा। तो अल्फा एंगल किसके बीच में हो गया? ए और बी के बीच में, मतलब लेंथ और ब्रेथ के बीच में, वो एंगल अल्फा हो गया। बीटा क्या हुआ? ब्रेथ और हाइट के बीच में, ठीक है। और गामा क्या हो जाएगा? लेंथ और हाइट के बीच में। समझ में आया? यस सर। तो वो है टोटल 6 पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट। जैसे 2D में बताए थे, 2D में टोटल कितने पैरामीटर्स लगेंगे? 3 पैरामीटर लगते हैं। तो लेंथ और विड्थ होगा, और वहां पे एक एंगल का जरूरत पड़ेगा। उन दो लेंथ और विड्थ के बीच में एंगल क्या है? तो वो 2D वाला हो गया। लेकिन 3D में टोटल तो अगर टोटल 6 पैरामीटर आ जाते हैं, मतलब 3 तो डिस्टेंस वाला ही, लेंथ वाला ही पैरामीटर होगा, और 3 एंगल वाला पैरामीटर होगा, ठीक है। तो उसमें टोटल 3D में टोटल कितने लैटिस बताए थे? टोटल 7 बताए थे ना 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में। यस सर। याद? पहला क्या था? क्यूबिकल, क्यूबिकल। दूसरा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। फिर हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम। ऑर्थोरोम्बिक, हाँ, हम्म फिर रोम्बिहेड्रल, मोनोक्लोनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये ऐसे याद रखने का है, सीट और HMT ऐसे याद रख सकते हो। क्यूबिकल हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, ठीक है। उसके बाद H हो गया हेक्सागोनल, M हो गया मोनोक्लिनिक, और T हो गया ट्राइक्लिनिक। तो इसमें तुम लोग को याद रखने का वो मतलब पैरामीटर सबका याद रखना कि किसमें डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, मतलब लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होगा, और एंगल के बीच में, क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी लैटिस है ना, हर एक लैटिस को 4 पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस में अरेंज किया जा सकता है। जो 3D लैटिस जो हम लोग देखे थे, टोटल 7 जो देखे थे, उसको फर्दर हम लोग 4 टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। वो 4 टाइप्स क्या क्या है वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट है लेक्चर 2। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ईच ऑफ द 3D lattice system can have 4 possible types of lattices. ठीक है, कौन कौन से होंगे इसमें? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला होगा सिंपल क्यूबिक, या क्यूबिकल यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक भी देखोगे बहुत जगह, या फिर इसका दूसरा नेम है प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है इसको, प्रिमिटिव, ठीक है, इसको सही लिख लो, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक मतलब क्यूब का जैसा अरेंजमेंट होता है बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा, उसको क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं या फिर प्रिमिटिव। सेकंड जो होगा इसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर बॉडी सेंटर्ड लैटिस बोल दो।
तीसरा होगा फेस सेंटर्ड लैटिस, और चौथा होगा इसमें एंड सेंटर्ड। ठीक है, या एंड फेस सेंटर्ड ऐसे भी बोलते हैं, एंड फेस सेंटर्ड लैटिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं सब एक एक करके, इन चारों को देखते हैं, चारों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है ए क्यूबिक यूनिट सेल वाला। ठीक है, या सिंपल क्यूबिकल लैटिस, क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक वाला। तो इसमें एटम्स क्या होंगे? तो क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे क्यूब होता है ना, क्यूब के टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं बताओ तो? क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होंगे? 4। क्यूब में टोटल 4 कॉर्नर होते हैं। वाह। 8। तो इसमें क्या होता है, क्यूबिक लैटिस में जितने भी कॉर्नर्स होंगे ना, तो ये एज्यूम किया जाता है क्यूबिकल लैटिस में या सिंपल क्यूबिक वाले लैटिस में कि जितने भी कॉर्नर्स होंगे, एटम्स जो है कॉर्नर के सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, तो एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं क्यूबिकल अरेंजमेंट, अगर हम ठीक है, जैसे ये क्यूबिक अरेंजमेंट ड्रॉ किया क्यूबिकल, तो यहाँ पे अगर एज्यूम करें तो एटम्स जो होंगे सारे कॉर्नर्स पे ऐसे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्यूबिकल लैटिस का होता है। जितने भी कॉर्नर्स होंगे, टोटल 8 कॉर्नर होता है क्यूब में, तो हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये है क्यूबिक लैटिस। अब इसमें अगर तुमसे पूछा जाए, ये तो कॉर्नर पे एक एटम है, और एटम जैसे ये स्पेरिकल होगा, एक स्फीयर की तरह होगा, 3D में होगा ये ऐसे। तो मतलब जिसका इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस क्यूब का कॉर्नर होगा। ठीक है, ये जो कॉर्नर जो पॉइंट होगा, इस पूरे स्फीयर का वो सेंटर होगा। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि इसमें इफेक्टिवली जो है कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें, अगर क्यूब में, अगर सिंप एक क्यूब में अगर हम लोग बात करें, तो इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ एटम्स का कितना होगा इसमें? तो मतलब किसी, जैसे इसमें देखो ऐसे सोचो कि कोई एक कॉर्नर अगर हम लोग एज्यूम कर लिया, तो उस कॉर्नर में उस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन उस क्यूब में आ रहा होगा फ्रैक्शन में, अगर हम लोग बात करें तो ये बता सकते हो 1/8। कितना? 1/8 कैसे हुआ 1/8? वो कॉर्नर पे एगो एटम है और पूरा सिस्टम में 8 एटम है। बताओ। सर बोले तो वो कॉर्नर पे एक एटम है और पूरा सिस्टम पे 8 एटम है, तो 1/8। पूरा सिस्टम, देखो यहाँ ध्यान देना, तो इसमें ये कॉर्नर वाला जो एक एटम है ना, तो एक किसी एक सिंपल क्यूब में अगर हम लोग बात करें, तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए कितना होगा? ये 1/8 होगा। इसको सोचने के लिए तुम ऐसे एज्यूम करो, मान लो कि ये एटम है, इसका पूरा टोटल 100% इसका पार्ट इस क्यूब में थोड़ी है ना, कुछ परसेंटेज ही तो इस क्यूब में है ना, या कुछ फ्रैक्शन ही पार्ट है इस क्यूब में। तो ये टोटल अगर हम लोग ऐसे एज्यूम करें कि इस, मान लो जैसे ये क्यूब है, इसके बगल में एक क्यूब रख देते हैं हम लोग, फिर इसके पीछे एक क्यूब रख देते हैं, फिर ये वाला जो है उसके पीछे एक क्यूब रख देते हैं। तो अगर इसी फ्लोर पे अगर बात करें हम लोग, तो इसमें टोटल ये 4 क्यूब्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और सेम 4 क्यूब्स और ऊपर में भी होगा इसका। समझ में आ रहा है? आगे पीछे क्यों लगाए क्यूब सर? सर उसको क्या सेंटर मान रहे हैं पूरा? हाँ, कॉर्नर जो है वो पूरा सेंटर है तो उसमें ना? क्या बन रहा है सर, स्फेयर बन रहा है या फिर क्यूब का ही सेंटर बना रहे हैं उसको? तो वो पूरा स्फीयर, एटम तो स्फेरिकल ही होगा ना, एटम हाँ स्फीयर की तरह होगा, तो वो क्या होगा, वो पूरा ऊपर नीचे सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है ना सिमेट्रिकली। हाँ
तो किसी एक कॉर्नर को एज्यूम करो, जैसे मान लो ये कॉर्नर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो ये इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में तो है ही, है ना, इस क्यूब में, जिस क्यूब में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें तो है ही, इसके बगल में अगर एक क्यूब होगा उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ फिर ये वाला जो क्यूब है इसके उस साइड, जो उस इस फेज के उधर वाले क्यूब में, उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा, होगा। विजुअलाइज कर पा रहे हो? सर, टोटल कितना क्यूब हो रहा है इस तरह जो कर रहे हैं तो हम लोग? टोटल कितने क्यूब्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये एक एटम जो है ये टोटल कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? टोटल 8 क्यूब्स में होगा। हाँ। 4 क्यूब तो नीचे ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 4 क्यूब Yes. नीचे होगा, और जितना नीचे एज्यूम करो सेम एजम्पशन ऊपर करो, उसके ऊपर एक फ्लोर ऊपर, तो उस ऊपर वाले फ्लोर में भी तो वो टोटल 4 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यस सर, कुल तो मिलाकर के एक बड़ा सा क्यूब बन रहा है लेकिन। हाँ, तो एक बड़ा क्यूब ऐसे एज्यूम करो कि एक बड़ा क्यूब है, उसको 8 पीसेस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो ये वाला जो एटम है ये टोटल क्या है, वो सारे जुड़ा हुआ है। सारे 8 क्यूब्स में वो क्या है, वो शेयर कर रहा है, सारे 8 क्यूब्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आ रहा है ना? तो यस सर। किसी एक पर्टिकुलर छोटे वाले क्यूब के लिए अगर उसका कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो वो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, क्योंकि वो जो पूरा एटम है वो टोटल 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी एक क्यूब के लिए उसका कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग एज्यूम करें तो कितना हो जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन किसी एक क्यूब के लिए? 1/8 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हेलो, यस सर। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना कि कॉर्नर एटम्स जो है ये शेयर कर रहा है 1/8 पार्ट ऑफ द यूनिट सेल। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि कोई भी कॉर्नर एटम अगर लोगे तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है उस कॉर्नर एटम का उस यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा एटम जो है वो टोटल 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी एक क्यूब के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। तो हर एक कॉर्नर एटम का वैसे ही 1/8 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये एटम का भी, सारे एटम्स का। तो जितने भी कॉर्नर एटम्स होंगे, तो जहां भी कॉर्नर एटम तुमको मिलेगा उस कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन किसी एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये सर पहला तो हो गया क्यूबिक लैटिस। बोलो। ये जो 1/8 पार्ट क्या स्फीयर का ले रहे हैं आप? अरे ये किसका बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है? बोलो क्या बोल रहे थे? ये 1/8 पार्ट समझ में नहीं आ रहा है सर। मैंने क्या स्फीयर का जो सर्कल है सर वो 8 पार्ट में बटेगा? स्पीयर का सर्कल क्या बोल रहे हो पहले? ये जो स्फीयर है ना सर, पॉइंट एटम एटम, हाँ, तो वो 8 पार्ट में उसको बटेगा। बड़ा सा एटम एज्यूम करो, और वो बड़ा सा एटम जो है वो टोटल 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऊपर नीचे करके टोटल 8 क्यूब में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी एक क्यूब के लिए उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अगर वो एटम जो है 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, तो किसी एक क्यूब के लिए उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8 होगा। तो वही किया 1/8, समझ में आया? तो कोई भी एटम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, तो कॉर्नर पे एटम अगर प्रेजेंट होगा तो उस कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना होगा, हमेशा 1/8 होगा, क्योंकि कॉर्नर एटम जो है टोटल कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, टोटल 8 क्यूब में वो शेयर हो रहा है इक्वली। तो 8 क्यूब में अगर वो शेयर हो रहा है इक्वली, तो किसी एक पर्टिकुलर क्यूब के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना? समझ में आ गया? हेलो, यस सर। चलो,
तो ये अगर समझ आ गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। सेकंड बी कौन सा था? पहला हो गया क्यूबिक लैटिस या सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं इसको। दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड लैटिस। तो बॉडी सेंटर्ड लैटिस में क्या होता है कि इसमें जो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे आर present at the corners of the unit cell as well as at the body centered। ठीक है, ये हुआ बॉडी सेंटर्ड। तो मतलब देखो इसमें कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही, बात समझ में आ रहा है? जो सिंपल क्यूबिक में था पहले, कॉर्नर पे एटम तो होगा ही, लेकिन बॉडी के सेंटर में, उस पूरा क्यूब का जो सेंटर होगा 3D में, उस क्यूब का जो बॉडी का सेंटर होगा वो वहां पे भी एटम प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लोग एज्यूम करें तो इसको ड्रॉ करें अगर, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें सिंपल क्यूबिक की तरह भी यहाँ कॉर्नर पे तो एटम होगा ही, और उसके एडिशनल क्या लिखाया गया है? एडिशनल और एटम कहाँ प्रेजेंट होगा? टोटल 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 एटम्स तो कॉर्नर पे होंगे ही। एडिशनली एक और एटम कहाँ पे होगा बताओ? सेंटर पे। तो इस क्यूब का सेंटर कहाँ पे है? जब डायगोनल्स मीट करेगा। हाँ, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करने का, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2D में ड्रॉ कर रहा है तो ये ऐसे मान लो ये सेंटर है बॉडी का। ठीक है, उसके बीच में रहेगा। 3D में विजुअलाइज कर पा रहे हो ना इसको? यस हेलो, सर। मतलब ठीक है, तो वो क्यूब के सेंटर में है, बीचों बीच बिल्कुल। हाँ, क्यूब के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर पे है। तो कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, और बॉडी के बीच में सेंटर में भी होगा। तब देखो क्यूब का जो कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन तो हमको पता है कि कॉर्नर पे जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उसका कंट्रीब्यूशन उस क्यूब के लिए कितना होगा? 1/8 होगा, है ना? कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल के लिए? अभी तो बताया है यार। हाँ, तो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 पार्ट ये फॉर्म करता है, 1/8 पार्ट ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, लेकिन जो बॉडी के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा बताओ तो? बॉडी सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बोलो? जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस यूनिट सेल के लिए या उस क्यूब के लिए? 1। 1 ही होगा, क्योंकि वो पूरा पूरा तो एटम बॉडी के बीच में ही है ना। उसका कोई, उस एटम का कोई भी पार्ट दूसरे क्यूब में शेयर हो रहा है क्या बताओ? नो सर। नो सर। जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा वो तो कोई और क्यूब से शेयर नहीं हो रहा है ना, वो तो पूरा उस क्यूब का जो वो जो क्यूब है वो पूरा बॉडी का सेंटर वाला जो एटम है वो तो पूरा बीचों बीच है, बिल्कुल सेंटर पे है, तो वो दूसरे क्यूब में शेयर नहीं हो रहा है। तो इसलिए बॉडी के सेंटर में जो भी एटम रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन उस क्यूब के लिए क्या हो जाएगा? वो पूरा 100% उसी क्यूब के अंदर है। तो उसका कंट्रीब्यूशन अगर फ्रैक्शन में हम लोग एज्यूम करें तो फ्रैक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन जो कॉर्नर एटम्स हैं, तो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट है वो टोटल 8 क्यूब्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी एक क्यूब के लिए उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी सेंटर।
तीसरा हम लोग देखते हैं सी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड लैटिस। तो फेस सेंटर्ड लैटिस में क्या हुआ कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये ऑक्युपाई कॉर्नर पे तो होंगे ही एंड सेंटर्स ऑफ ईच फेज। ठीक है, तो कितने फेज होते हैं क्यूब में बताओ तो? 6 फेजेस। ठीक है, तो हर एक फेज के सेंटर पे होंगे ऑक्युपाई। चलो पहला तो ये है कि ऑक्युपाई कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एंड सेंटर्स ऑफ ईच फेस। ठीक है, टोटल 6 फेस होते हैं, तो सारे फेस के सेंटर पे होगा। तो इसको ऐसे ड्रॉ करो, पहले क्यूब ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो सर यहाँ यहाँ देखो। कॉन्स्टिट्यूएंट किसको बोल रहे हैं? एटम को? हाँ, एटम्स हो या फिर आयंस हो, आयंस भी हो सकता है इसमें। तो जो भी होगा यहाँ पे उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो जैसे ये आयनिक कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ मेनली आयंस ही होंगे। ठीक है, तो देखो फेस सेंटर्ड लैटिस में क्या है कि ये कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, और हर एक फेस के टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। ठीक है, इसको 3D में विजुअलाइज करना। जैसे रूम है ना, रूम को क्यूब एज्यूम करो। ठीक है, उसमें हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम रख दो। टोटल 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है। और हर एक रूम का जो फेस है टोटल 6 फेसेस होंगे। 4 साइड वाला फेज होगा और 2, एक सीलिंग हो गया, एक फ्लोर हो गया। टोटल 6 फेज मिले रूम में। यस सर। हाँ, अब जितना भी फेसेस है ना, हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम रख दो। समझ में आया? हाँ टोटल 6 फेसेस हैं, तो हर एक फेस के सेंटर पे एक एक एटम रख दो। 3 हो गया, 4 हो गया, ये फेस के 5 हो गया। और कौन सा फेस छूट गया? फ्रंट वाला। हाँ, फ्रंट वाला छूट गया। तो फ्रंट वाला का इधर से ड्रॉ कर दें, ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। चलो ठीक है, तो हर एक फेस के सेंटर पे एक एक विजुअलाइज कर पा रहे हो ना अपने रूम में? जैसे जिस रूम में बैठे हो उसको एक क्यूब की तरह एज्यूम करो। ठीक है, और हर एक टोटल 8 कॉर्नर दिख रहा है, तो 8 कॉर्नर पे टोटल 8 एटम हो जाएंगे, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम। और फेसेस कितने दिख रहे हैं? टोटल 6 फेस हैं, 4 साइड वाला फेस और 2 ऊपर नीचे। एक फ्लोर हो गया, एक सीलिंग हो गया, है ना? तो सब के सेंटर पे, सब जितने भी फेसेस हैं, फेस के सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच एक एटम रख दो, तो वो हो गया फेस सेंटर्ड लैटिस। ठीक है, तो अब देखो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों को पता है कि कितना होता है कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन। ये तो ऑलरेडी देखते आए हैं। कितना होगा उस यूनिट सेल के लिए? कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट होगा। लेकिन जो फेस सेंटर्ड एटम्स हैं इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बता सकते हो? 1/2। फेस सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। 1/2 हाँ हाफ। सर, क्यों हाफ हो रहा है बताओ? क्योंकि इसका सर बगल बगल में में एक क्यूब लगेगा ना। हाँ, तो जो फेस के सेंटर पे जो एटम होगा वो टोटल कितने क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? टोटल 2 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो। मतलब जो फेस है उसके बगल में भी तो एक क्यूब होगा ना, तो वो टोटल 2 क्यूब मिलके उसको फेस के सेंटर वाले एटम को शेयर कर रहा होगा। तो किसी एक क्यूब के लिए अगर उसका कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो वो 50% ही होगा, तो हाफ ही होगा। तो फेस सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? हाफ। और कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये यूज करेंगे आगे जब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो इसमें ये सब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, थर्ड हो गया फेस सेंटर्ड।
और चौथा डी है एंड फेस सेंटर्ड। एंड फेस सेंटर्ड लैटिस, इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑक्यूपाई corners of unit cell and centers of two opposite end faces। ठीक है, यहाँ सारे फेसेस पे, सारे फेसेस के सेंटर पे एटम नहीं होगा, सिर्फ दो अपोजिट जो होंगे, दो अपोजिट फेस उसके सेंटर पे एटम होगा। ठीक है, एंड फेसेस। तो जैसे यहाँ पे एज्यूम करो कि फ्लोर और सीलिंग अगर एज्यूम करो, ठीक है, तो रूम के कॉर्नर पे तो एटम होगा ही, बट एंड फेज में क्या है कि सिर्फ फ्लोर और सीलिंग के सेंटर पे ही एटम होगा, मतलब और साइड वाले फेस के सेंटर पे एटम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। सर एंड फेस तो हम कोई भी दो अपोजिट साइड को मान सकते हैं ना? हाँ, कोई भी दो तो अपोजिट उस ले हिसाब सकते से हो। देखा जाए तब तो 3 एटम एग्जिस्ट करेगा सेंटर पे। क्या? अगर सर अपोजिट अगर माना जाए अपोजिट एंड तो 3 गो हो रहा है तो 3 एटम हो जाएगा। कहाँ से 3 एटम हो जाएगा बताओ? कोई भी जैसे दो सर एक एंड, बार ऊपर एक बार नीचे, तो एक एटम सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा। किसी एक ही फेस के अपोजिट वाले को कंसिडर करना है, ऐसा नहीं है कि अच्छा हम अच्छा, तीनों फेस के अपोजिट में कंसिडर कर लिए। समझ में आया? कोई भी एक। कोई एक फेस अगर कंसिडर कर रहे हो तो उस फेस के सेंटर पे तो रहेगा ही एटम, और उस फेस के अपोजिट में जो फेस है उसके सेंटर पे एटम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग तीनों फेस को कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये देखो कॉर्नर पे तो एटम है ही, मान लो हम फ्लोर और सीलिंग का बात कर रहे हैं, तो फ्लोर को अगर हम लोग कंसिडर किए हैं कि फ्लोर के सेंटर पे अगर एटम है, तो फ्लोर के अपोजिट कौन सा फेज है बताओ? फ्लोर के अपोजिट सीलिंग वाला होगा, तो इस सीलिंग के सेंटर पे एटम होगा। तो ये हुआ एंड फेज। तो कोई एक अगर फेज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके अपोजिट जो दूसरा फेज होगा उन दोनों के सेंटर पे एटम होगा, तो इसको हम लोग एंड फेज सेंटर्ड बोलते हैं। क्लियर है ना टोटल चारों? बताओ कोई डाउट है चारों में, चारों लेटेस्ट में देख लो एक बार। तो सर इसमें टोटल 2 सेंटर हो रहा है क्या? 2 सेंटर हो रहा है मतलब? मतलब यहाँ पर 2 जगह सर्किल किए हैं ना वो रेड से। सर्कल किए तो एक फ्लोर के सेंटर पे एटम है और दूसरा सीलिंग के सेंटर पे एटम है। समझ गए सर। ठीक है, अपने रूम को एज्यूम करो, रूम के कॉर्नर में सारे एटम्स हैं, और एक एंड फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फ्लोर के सीलिंग पे अगर फ्लोर में अगर एज्यूम कर रहे हो सेंटर पे एटम है, तो दूसरा सीलिंग के सेंटर पे एटम है। ठीक है, तो वही 2 ही फेस में एटम है सेंटर पे। तो ये टोटल चारों क्लियर है ना? पहला क्यूबिक लैटिस जिसमें कि एटम सिर्फ कॉर्नर पे होगा, दूसरा बॉडी सेंटर्ड एटम कॉर्नर पे होगा, और एक एटम जो है पूरा बॉडी के सेंटर में होगा। तो सर इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 होगा या फिर किसका? इसमें सर एंड सेंटर्ड एटम का, एंड फेस लैटिस का? तो उसमें तो हम लोग एटम कहाँ पे है उसके हिसाब से बात करेंगे ना। अगर कॉर्नर एटम होगा तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और किसी फेस के सेंटर पे है एटम तो उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। वो ऑलरेडी देख ही चुके हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड, इसमें फेस सेंटर्ड लैटिस में देख ही चुके हैं ना। सर तो वो हम लोग इसको यूज करेंगे आगे डेरिवेशन के लिए। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन के डेरिवेशन के लिए। ये चारों क्लियर है ना? 4 टाइप्स ऑफ लैटिस, यस सर। क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड लैटिस, फेस सेंटर्ड और एंड फेस सेंटर्ड। और टोटल 3D तुम लोग को बताए थे, 3D लैटिस, ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल टोटल 7 था। तो अगर ऐसे हम लोग मिला दें 7 into 4 तो होना चाहिए 28 होना चाहिए था। 28 पॉसिबल लैटिस होना चाहिए था ना, हर एक सातों का ये 4, तो 7 into 4 टोटल 28 लैटिस होना चाहिए था। बट
सभी का ये चारों नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो 28 पॉसिबल लैटिसेस जो है उसमें से 14 ही अभी तक नेचर में पाए गए हैं, ठीक है। तो वो 14 कौन कौन से पाए गए हैं वो लिखा देते हैं। तो ये पहला जो बताए थे तुम लोगों को, ठीक है, कि क्यूबिकल वाले में, सिंपल क्यूबिक वाले में, ठीक है, क्यूबिक वाले में पाया गया है, कौन कौन सा यूनिट सेल पाया गया है इसमें, ये क्यूबिक यूनिट सेल पाया गया है जिसको कि प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड पाया गया है और फेस सेंटर्ड पाया गया है, ठीक है। दूसरा टेट्रागनल में, ठीक है, सीट और एचएमटी करके लिखाए थे ना, तो उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं हम लोग। तो ये टेट्रागनल है, तो टेट्रागनल में टोटल 2 पाए गए, एक प्रिमिटिव जो सिंपल क्यूबिक है, पी मतलब समझ रहे हो ना, प्रिमिटिव वाला है जो क्यूबिक वाला यूनिट सेल है, और दूसरा बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बी से हो गया बॉडी सेंटर्ड। तीसरा ऑर्थोगोनल, या सॉरी ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक में चारों पाया गया है, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, और एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है, EFC डिनोट कर रहे हैं ये एंड फेस सेंटर्ड, ये चारों है ऑर्थोरोम्बिक में। चौथा है रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक पाया गया है, हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ। चलो, तो इसमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक वाला प्रिमिटिव यूनिट सेल ही पाया गया है, ठीक है। H हेक्सागनल, हेक्सागनल में भी प्रिमिटिव वाला ही पाया गया है। सिक्स्थ मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में भी सिंपल क्यूबिक वाला ही पाया गया है, ठीक है, या प्रिमिटिव वाला। और 7 है ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव यूनिट सेल और एंड फेस सेंटर्ड वाला पाया गया है, ठीक है। तो टोटल काउंट करो तो कितना आ रहा है? 14। तो टोटल मतलब थियोरेटिकली अगर देखें तो 28 होना चाहिए, क्योंकि 7 into 4 अगर हम लोग अज्यूम करें तो उसमें टोटल 28 होना चाहिए था, बट इसमें से सिर्फ 14 लैटिस ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इसको फाइंड आउट किया था एक साइंटिस्ट था, ब्रेवियस नाम था उसका, तो उसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस। तो 14 ब्रेवियस लैटिस एग्जिस्ट करते हैं टोटल। तो ये याद नहीं रखना है किसका कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बस ये ऐसे लिखा दिया गया कि टोटल जो है यहाँ पे टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस एग्जिस्ट आउट ऑफ पॉसिबल 28, ठीक है, 28 पॉसिबल है जिसमें से ये 14 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? देख लो एक बार। क्योंकि अब पैकिंग फ्रैक्शन वाला डेरिवेशन हम लोग आगे करेंगे। बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, नो सर। नो सर। चलो, तो अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो तुम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तुम लोग का हुआ है ना उसमें, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तुम लोग ये सब तो पढ़े होगा, सिमेट्री वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं। टोटल 3 सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री,
दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसा पढ़े होगे ना। सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़े शायद, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़े हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बताया गया होगा। नो एक्स सर। एक्सिस हो गया मतलब किसी एक लाइन के अलोंग, मतलब किसी एक एक्सिस के अलोंग हम लोग अगर उसको रोटेट करें, मान लो किसी एंगल से अगर रोटेट करें किसी भी सब्सटेंस को, या फिर किसी भी शेप को अगर हम लोग किसी एक एंगल से रोटेट करें, उस एंगल से रोटेट करने के बाद क्या होना चाहिए, वो सेम शेप अगर आ गया तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब जैसे स्क्वायर है ना, या क्यूब है, क्यूब एज्यूम करो, तो क्यूब को अगर मान लो 90 डिग्री से रोटेट करो, तो 90 डिग्री से रोटेट करने पे क्यूब का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्या? नो सेम सर। क्यूब ही है। तो वो हो गया 90 डिग्री, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया उसका, कि 90 डिग्री से अगर हम लोग रोटेट करें तो वही सेम ही आएगा। तो उस तरह से कितना हम लोग एक्सिस, वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि क्यूब के लिए हम लोग बहुत सारा चीज बात कर सकते हैं। मतलब एक तो एंगल ऑफ रोटेशन हम लोग 90 डिग्री रख सकते हैं, तो 90 डिग्री रोटेशन पे कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे बताओ तो, कितने बार उसको रोटेट कर सकते हैं और वो सेम स्ट्रक्चर आएगा बताओ। 4 बार। एक तो सिंपली वो क्यूब है ही, बाकी हाँ और 3 ही बार रोटेट करोगे ना, हाँ तो टोटल उसमें 3 हो गया। तो उसको हम लोग वो C4 के नाम से डिनोट करते हैं, मतलब जितना एंगल से रोटेट करेंगे ना उसको उस नोटेशन से हम लोग लिख देते हैं। और एक है जैसे मान लो उसको अगर हम लोग 180 डिग्री से रोटेट कर दें, 180 डिग्री से मतलब बिल्कुल पलट दें, 180 मतलब क्या हुआ, बिल्कुल पलट देंगे, तो पलट देने पे भी क्यूब को क्या आएगा, वो क्यूब ही आएगा ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा क्या क्यूब का? होगा? नो नहीं सर। सर। नहीं। तो वही हुआ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सारे सिमेट्री के एलिमेंट्स हैं, तो उतना मतलब वो जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। मतलब होता क्या है, टोटल 3 सिमेट्री के एलिमेंट होते हैं। एक हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पढ़े हो ना अच्छे से। यस सर। हाँ सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब किसी एक प्लेन के अराउंड हम लोग अगर उस स्ट्रक्चर को कट करें तो बिल्कुल 2 आइडेंटिकल मिरर इमेज मिलना चाहिए हमको, है ना। तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही हो गया कि किसी एक लाइन के अलोंग हम लोग उसको रोटेट करेंगे किसी एंगल से, मान लो थीटा एंगल से रोटेट करें, तो उस एंगल से रोटेट करने के बाद क्या मिलना चाहिए हमको, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाना चाहिए, मतलब सेम ही स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। तो वो हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और तीसरा पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो तो पढ़े ही हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट है उस क्रिस्टल के अंदर या उस शेप के अंदर जिस पॉइंट से क्या होगा बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे डिफाइन करोगे? बोलो। सर जो इक्वल हाउस में डिवाइड कर दे और सेंटर से पास करे। जो इक्वल हाउस में डिवाइड कर दे और सेंटर से पास करे। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुआ, एक सेंटर हुआ ना, उस सेंटर से सारे एटम्स का पोजीशन क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उस सेंटर से अगर एज्यूम करो तो उस सेंटर के अराउंड जो है सारे जितने भी एटम्स हैं, वो सारे एटम्स, वो सेंटर एक बिल्कुल मिरर की तरह काम करेगा। मतलब जैसे प्लेन मिरर कंसिडर करते थे, प्लेन पूरा प्लेन होता था मिरर की तरह, इसमें वो सेंटर ही मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। और उस सेंटर के अराउंड जो होंगे एटम्स सिमेट्रिकल होने चाहिए, मतलब सिमिलर टाइप्स के एटम्स जो है वो सेम डिस्टेंस पे तुमको मिलना चाहिए। तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये टोटल ध्यान रखना 3 सिमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब जो काम का चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन वाला टर्म, ठीक है। तो लिखो पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन एंड एक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है जिसको Z इफेक्टिव से हम लोग डिनोट करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, Z इफेक्टिव से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग Z इफेक्टिव देख लेते हैं।
तो Z इफेक्टिव क्या है ये? Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इफेक्टिवली, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एटम अगर प्रेजेंट है तो वो एटम जो है उस यूनिट सेल में पूरा पूरा नहीं रहता है। जैसे कॉर्नर एटम में उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही है। किसी फेस के सेंटर पे अगर एटम है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ ही होता है। बॉडी के अंदर जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो इफेक्टिवली अगर सारे एटम्स को कंबाइन कर दें, मतलब जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स को कंबाइन कर दें, तो टोटल इफेक्टिव कितना नंबर ऑफ एटम्स आ रहा है उस यूनिट सेल में, तो उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया? जेड इफेक्टिव इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। किसी एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और दूसरा होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन tells about what fraction of total volume is occupied by atoms। ठीक है, कि उस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम जो है वो एटम से ऑक्युपाइड है और कितना स्पेस खाली है। तो कितना वॉल्यूम से ऑक्युपाइड है उसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, और जितना खाली होगा वो वॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय all the atoms in one unit cell किसी एक यूनिट सेल में कितना एटम्स ऑक्युपाई कर रहा है वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, इसी को पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। तो अगर मान लो सारे एटम्स आइडेंटिकल हो गए, ठीक है, इफ ऑल द एटम्स, ऐसा आइडेंटिकल ही अज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, इफ ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स in one unit cell into वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ठीक है, टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और वॉल्यूम ऑफ एक एटम का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, इसको हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग देख ही चुके हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, बताओ? जेड इफेक्टिव से। सर ये ठीक समझ है, में नहीं आता कि इफेक्टिव एटम्स किसको बोल रहे हैं। इफेक्टिव एटम्स मतलब सारे एटम्स का जब कंट्रीब्यूशन हम लोग ऐड कर देंगे ना, जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, तो वो ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो टोटल जितना भी आएगा उसको इफेक्टिव एटम्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो आप भी कैलकुलेट करके बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया जेड इफेक्टिव इनटू, अब एटम्स जो है वो तो स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल है तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं हम लोग? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये एटम का हो गया, मतलब जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल वॉल्यूम आ गया एटम्स का, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये ध्यान रखना। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। हर एक 4 टाइप्स के लैटिस बताए थे, उन चारों के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है। सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए, ये तीनों के लिए मेनली देखना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? बोलो। यस सर। चलो, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक का देखते हैं। हाँ, इसमें एक और टर्म, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बाद में देखेंगे, पहले
चलो कोऑर्डिनेशन नंबर भी साथ साथ ही बता ही देता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसमें टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, number of nearest atoms which will touch a particular atom। तो किसी एक पर्टिकुलर एटम को नियरेस्ट में जितने भी एटम्स उसको टच कर रहे होंगे, तो टोटल जितने भी एटम्स उस पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे होंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हो जाएगा। मान लो कोई एक एटम है, उसको 4 एटम्स बगल से अगर टच कर रहे होंगे नियरेस्ट में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अगर 6 एटम्स टच कर रहे होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी एक पर्टिकुलर एटम को नियरेस्ट कितने एटम्स मिलके उसको टच कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर। तब देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन नंबर में, जैसे ये एटम है, ठीक है, इस एटम का हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, और इसको अगर मान लो 4 एटम्स मिलकर टच कर रहे हैं ऐसे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN से डिनोट करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? 4 हो गया। ठीक है, हाँ सर। चलो तब एक एक करके हम लोग सारे लेटर्स का निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक, या फिर इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। तो सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, सिंपल क्यूबिक में इसका पैकिंग फ्रैक्शन पहले निकालो। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सिंपल क्यूबिक में तुम लोग को ऑलरेडी बता ही चुके हैं, ये क्यूब है। पहले निकालो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा सिंपल क्यूबिक में। जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हो? जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? टोटल एटम्स यहाँ पे कितने हैं? हेलो, बताओ। 8। 8 है, और हाँ हर एक सारे एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर हाँ, एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना होता है? उस यूनिट सेल के लिए 1/8। 1/8। तो 8 एटम्स हैं टोटल, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 इंटू 1/8 करना होगा हमको, या 1/8 को 8 बार जोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? तो इफेक्टिवली कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए उसमें? 1 हो गए। 1 हो गया। तो इसका सिंपल क्यूबिक में जो जेड इफेक्टिव आएगा, वो जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किसको बोल रहे हैं आप? यस सर। चलो, तो ये तो हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अब ये बताना, अब यहाँ पे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको एक रिलेशन ढूंढना होगा, किसके किसके बीच में? इस एटम के रेडियस के बीच में, और ये जो क्यूब है इसके लेंथ के बीच में एक रिलेशन ढूंढना होगा। तो रिलेशन कैसे निकलेगा बताओ? तो इसमें तो सिंपल क्यूबिक वाला ही स्ट्रक्चर है, इसमें रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बताओ? ये अगर मान लो ये एटम है, इसका रेडियस अगर r है, r एज्यूम कर रहे हैं इसका रेडियस, तो इस क्यूब के लेंथ में और इस एटम के रेडियस में क्या रिलेशन होगा, बता सकते हो रिलेशन? बता सकते हो या नहीं? नो सर। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब ये जो एटम्स है ना, ये एटम्स जो है ना एक दूसरे को टच करते हैं। जितने भी ये कॉर्नर पे एटम है, तो सारे कॉर्नर एटम क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को ऐसा टच कर रहे होंगे यहाँ पे। मतलब ये फेज वाला एटम, ठीक है, ये एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब का ये लेंथ है, और ये मान लो एटम का रेडियस r है, इधर का रेडियस r है, तो ये क्यूब का लेंथ है।
क्यूब का लेंथ अगर a हम लोग एज्यूम करें तो यहाँ से रिलेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। बताओ। ए सर किसको बोल रहे हैं, लेंथ या फिर क्या है? a जो है वो क्यूब का लेंथ है, ठीक है, एज लेंथ, क्यूब का एज लेंथ होगा ना। तो ये एटम्स जो होते हैं ना, ये कॉर्नर वाले जितने भी एटम्स होते हैं, ये कॉर्नर एटम आपस में, ये बड़ा एटम एज्यूम करो इसको, ठीक है। तो जो भी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है वो पूरा बड़ा एटम है, और वो दोनों एटम जो है, मान लो किसी दो कॉर्नर को तुम लोग कंसिडर करो, तो दो कॉर्नर के दोनों एटम्स जो है ना, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो जितने भी कॉर्नर एटम्स है ना, सब आपस में एक कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। जितने भी कॉर्नर एटम्स हैं सब आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन अगर निकालना है हमको एज लेंथ और रेडियस के बीच में, रेडियस मतलब एटम का रेडियस और एज लेंथ क्यूब का एज लेंथ, तो उसमें क्या रिलेशन आ जाएगा, तो वो एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस, उन दोनों रेडियस को जब जोड़ोगे तो 2r हो गया, और वही 2r किसके इक्वल होगा, उस क्यूब के लेंथ के इक्वल होगा, एज लेंथ के इक्वल। बताओ, हाँ सर। समझ में आ रहा है ये चीज। यहाँ पे a जो है ये क्या है, एज लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है, ये ध्यान रखना, एज लेंथ ऑफ क्यूब। चलो अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इफेक्टिव इनटू, बताओ क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, बताओ, 1 यूनिट सेल का। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। चलो तो z इफेक्टिव का वैल्यू कितना है यहाँ पे, z इफेक्टिव 1 है, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब एज्यूम करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना एज्यूम करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, क्यूब है यहाँ पे यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का क्या आएगा वॉल्यूम, साइड का क्यूब मतलब a का क्यूब। तो यहाँ पे a अगर लिखेंगे तो रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं हम लोग। हाँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, बताओ। 8r क्यूब। तो ये देखो ये हो जाएगा, a क्यूब है ना, तो a क्यूब के जगह हम लोग a के जगह 2r सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बाय ये 8r क्यूब हो जाएगा। तो ये r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये 4/3 इंटू 8, ये 4 पाई है। तो ये सॉल्व करो कितना आ रहा है, पाई का वैल्यू तो 3.14 पता ही है, 5 यानी कि 3.14 तो ये सॉल्व करोगे, ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो ये नियरली 0.52 के आसपास आ जाएगा, देख लो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया इसका 0.52, पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 आ गया। और पैकिंग एफिशिएंसी अगर बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग परसेंटेज में बताते हैं, तो 0.52 इंटू 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 52%, ठीक है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। समझ में आया कि नहीं कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले रिलेशन z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, z इफेक्टिव कैलकुलेट करने के बाद तुमको रिलेशन निकालना होगा किसके किसके बीच में, एटम का रेडियस और जो क्यूब है उसका एज लेंथ के बीच में, a और r के बीच में रिलेशन निकालना है। उसके बाद जो फॉर्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का उसमें पुट करो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो भी आएगा वही पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे एक और चीज छूट गया, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताओ तो। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन तो हम लोग को बता ही दिए हैं, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा,
कोई भी एक एटम कंसिडर करो, उसको कितने एटम्स नियरेस्ट टच कर रहे होंगे? बताओ तो। सर 8 एटम्स टच कर रहे होंगे। जैसे मान लो कोई भी कॉर्नर पे एक एटम है, हाँ ये एटम एज्यूम करो, तो इसको इधर वाला कॉर्नर वाला एक एटम टच कर रहा होगा। कर रहा होगा। यस सर। अरे अपने रूम को विजुअलाइज करो ना, अपने रूम के किसी एक कॉर्नर को एज्यूम करो, ठीक है? रूम के कॉर्नर में कोई एक एटम एज्यूम करो और उसमें सोचो कि उस एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं नियरेस्ट। अपने आप पता चल जाएगा, काउंट करके देखो कितने एटम्स टच कर रहे होंगे नियरेस्ट। खुद पता चल जाएगा। सर एक ही होगा ना? एक ही एटम टच कर रहा है उसको। कौन सा एटम? सर 2 होगा। 3। अरे सोचने बढ़ाओ और बढ़ाओ अपना विजुअलाइजेशन पावर। किसी एक कॉर्नर पे, रूम के कॉर्नर पे एक एटम एज्यूम करो, उसको कितने एटम्स टच कर रहे होंगे नियरेस्ट। तो तुमको यहाँ बता चुके हैं कि हर एक कॉर्नर एटम आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, तो किसी एक टॉप के कॉर्नर वाला एटम एज्यूम करो, तो उसको एक नीचे वाला एटम टच कर रहा होगा। हाँ एक जस्ट रूम के ऊपर में भी एक क्यूब अगर एज्यूम करो, तो उसका भी एटम टच कर रहा होगा उसको। समझ में आ रहा है? तो एक नीचे एक ऊपर, 2 हो गया। उसके बाद साइड वाला जो है, साइड वाला एटम उसको टच कर रहा होगा, 3। एक इधर वाला एटम टच कर रहा होगा, 4। एक साइड के पीछे वाला, 5। और इस लेंथ के पीछे वाले, टोटल 6 एटम्स होंगे ना जो उसको टच कर रहा सर वो होगा। 8 जो कि वो उसको लेके बोल रहे हैं। 8 क्यूब को लेके नहीं बोल रहे हम, बात क्या कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे एटम एज्यूम करो, ठीक है? सर वो एटम को सेंटर मानना है क्या? एटम को सेंटर मानना है मतलब कॉर्नर पे वो एटम है, वो कॉर्नर तो सेंटर पे ही रहेगा, मतलब वो एटम का सेंटर ही है। हम ये बात कर रहे हैं उसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं आपस में, मतलब आसपास कितने एटम्स हैं जो नियरेस्ट उसको टच कर रहे हैं, वो सोचो। सारे कॉर्नर एटम्स, तुम लोग को पता है कि हर एक कॉर्नर एटम्स जो है वो आपस में कांटेक्ट में है, तो उसको किसी एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं अगल बगल, टोटल काउंट करना है कितने एटम्स उसको टच कर रहे होंगे। तो मतलब उसके अगल बगल भी और है उसके टच। सिर्फ टच कर रहा होगा उसको। हाँ तब 6 अगर नहीं मानेंगे उसको तब 3 होगा। उसको नहीं मानेंगे मतलब उसको थोड़ी ना कंसिडर करना है, उसको जितने भी टोटल टच कर रहे होंगे उसको कंसिडर करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल कितने आ रहे हैं सोच के देखो। 3D में एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, तो हम लोग अपने रूम को कंसिडर करो ना, रूम के कॉर्नर पे एक एटम एज्यूम करो, समझ तो उसमें अपने आप पता चल जाएगा टोटल कितने आ रहे हैं, बताओ। तो 6 ही आएगा। 6 आ रहा है ना। एक ऊपर होगा, एक नीचे वाला कॉर्नर होगा, और 4 साइड वाले कॉर्नर होंगे होंगे यस सर। तो टोटल 4 साइड वाले कॉर्नर एटम्स हो जाएंगे, और एक ऊपर वाला कॉर्नर एटम होगा, एक नीचे वाला कॉर्नर एटम होगा। तो टोटल ये कोई भी एक एटम, कॉर्नर एटम अगर एज्यूम करोगे, तो इस केस में वो टोटल 6 एटम्स के कांटेक्ट में होगा। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन भी आ गया इसका। इसका हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए, जेड इफेक्टिव, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड का तो हम लोग डिराइव करके रखना, तो पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपल प्रोसेस समझ गए हो ना,
कैसे करना है? हाँ सर। हाँ, तो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड का ट्राई करना अपने से एक बार, ठीक है? पैकिंग फ्रैक्शन निकाल, पहले इफेक्टिव नंबर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे, उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? ये तीनों चीज ट्राई करके रखना, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड का। तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो, तो इसमें बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि इसमें अब एक्सप्लेन करना, क्योंकि लाइव क्लास रहता है तो अब तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं होता। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत है, क्योंकि 3D है ना, वो 2D में समझ में नहीं आएगा ऐसे। तुम लोग का क्या कुछ समझा सकते हैं क्या? सर, आप वीडियो ऑन करके समझा सकते हैं। अब वीडियो ऑन करके अब कैसे दिखाएंगे? वीडियो ऑन करके मॉडल भी नहीं है ना यहाँ पे, तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। क्लासरूम रहता तो दिक्कत नहीं होता ये सब चैप्टर में, ऐसे इसको एक्सप्लेन करना ऐसे बिना। तुम लोग का क्या स्कूल खोलेगा कि नहीं अब? क्या जी, कोई इन्फॉर्मेशन मिला है स्कूल से? ये प्रैक्टिकल होगा तुम लोग का? सर अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। बोर्ड एग्जाम टाइम पे ही होगा या डिले होगा? पता नहीं सर। कुछ नहीं बताया गया अभी तक। नो सर। नहीं सर। क्या बोलता है लेट अच्छा, अभी किसी को कुछ पता नहीं है, फिर तो केसेस बढ़ गया, फिर लॉकडाउन लगाने का नौबत आ गया है। चलो तब तक, हाँ, ठीक है, वो दोनों करके रखना तुम लोग, ये बॉडी सेंटर्ड वाला और फेस सेंटर्ड वाला एक बार अपने से ट्राई करना, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर।